हेलो एवरीवन, मैं आनंद जायसवाल, आपका फिटनेस ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज हम फिर से एजिंग के ऊपर बात करेंगे, एंटी एजिंग के ऊपर। जहाँ पे एंटी एजिंग का फर्स्ट चैप्टर हमने छोड़ा था, आज उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला था कि एजिंग जो होती है वो एजिंग बेसिकली स्किन से स्टार्ट नहीं होती है। एजिंग स्टार्ट होती है बोन हेल्थ से, हमारे घुटनों से, हमारे जॉइंट से। हमारे जॉइंट और घुटनों से एजिंग स्टार्ट कैसे होती है और इसके पीछे के रीजंस क्या हैं और इसको किस तरीके से हम पोस्टपोन कर सकते हैं कि हम अपनी ओल्ड एज की लाइफ को ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा एफिशिएंट वे से हम लाइफ को निकाल सकें। बेसिकली तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि बोन हेल्थ को कैसे एजिंग अफेक्ट करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाली थी, लेकिन एक जो बेस मैंने बनाया और उस बेस के ऊपर ही हम वर्क करेंगे और वो बेस ही जो है वो आगे जा कर के हमको काम में आएगा इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। तो बेसिकली एज रिवर्सल में होता क्या है कि हमें जो हमारे जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम आ चुके होते हैं उसको हमें फिर से थोड़ा कुछ हद तक रिवर्स, हम जितने हद तक कर सकते हैं उतने हद तक रिवर्स करना होता है। बट ये होता क्या है, बोन हेल्थ में प्रॉब्लम्स होते क्या हैं? तो बोन हेल्थ में प्रॉब्लम होते ये हैं कि बेसिकली हमारा जो एक इम्यून सिस्टम होता है, जिसके कारण हम हमारे बॉडी में जब कभी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो सबसे पहले हमारा वो इम्यून सिस्टम ही उसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है और उसको अंदर आने से रोकता है। उसी तरीके से जब कभी भी हमें एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी इन द सेंस कि एजिंग के साथ में जो वेयर एंड टेयर होता है वो, और एक्सटर्नल इंजरीज़ या एक्सटर्नल किसी भी तरीके का अटैक हमारी बॉडी पे, लाइक किसी तरीके का चोट लगना बाहर से, उसको एक्सटर्नल अटैक हम बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इंजरीज़ भी बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लाइकवाइज कि मैंने मेरे हाथ पे इस तरीके से मारा, अभी इतने ज़ोर से मारने के बाद मेरे हाथ का स्किन फटा नहीं और ब्लीडिंग नहीं हुआ। एक इससे भी ज़्यादा ज़ोर से मारने के बाद शायद यहाँ पे स्वेलिंग आ जाए, और उससे भी ज़्यादा ज़ोर से मारने के बाद या किसी धारदार चीज़ से मारने के बाद ये स्किन कट जाएगा, यहाँ से ब्लीडिंग होगा। तो पहले स्टेप में क्यों कि कट नहीं होता है या फिर यहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती है, सिर्फ स्वेलिंग होकर के रह जाता है, तो वो हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण होता है। जैसे भी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अटैक करता है या किसी भी तरह का चोट हमको लगता है, तो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में उसको चोट को हमारी बॉडी पे कम इफेक्ट हो, या फिर फॉरेन ऑर्गेनिज्म लाइक किसी तरीके का वायरस या किसी तरीके का बैक्टीरिया जब इंटर होता है तो उसको वो इंटर होकर के हमारी बॉडी में अपना प्रभाव दिखा सके, उसके पहले ही उसको कम करने के लिए हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम उसके ऊपर वर्क करना चालू करता है। तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम जब कभी भी कोई वर्क करना चालू करता है तो उसका जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। लाइकवाइज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, अभी भी है, काफ़ी कंट्रीज़ में कोरोना चल ही रहा है। तो कोरोना में होता क्या था, कोविड में होता क्या था कि कोविड के जो वायरस थे वो हमारे नोस्ट्रिल और थ्रोट, इन दो जगहों पे अटैक करते थे। जब वो अटैक करते थे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता था कि उसको सबसे पहले वहाँ पर ही मारने की कोशिश करता था, वहाँ से भगाने की कोशिश करता था। जिसमें इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिन लोगों में, उसमें वो वायरस लंग्स तक इंटर नहीं कर पाता था और थ्रोट में थोड़े बहुत इन्फेक्शंस करके, और थ्रोट में इन्फेक्शंस या थ्रोट में जब वो अटैक करता था तो हमारे इम्यून सिस्टम जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक्शन लेते थे, वो एक्शन और वायरस के बीच में जो झड़प होती है, एक तरीके का समझो कि मार-धाड़ होता है, उस सिचुएशन में हमारे नोस्ट्रिल और हमारे थ्रोट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वो इन्फ्लेमेशन के कारण ही हमें खांसी आती है और इरिटेशन होता है। तो
मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है। अगर आपके बॉडी में कैंसर भी होता है तो कैंसर सेल का जो पहला रिएक्शन होता है वो इन्फ्लेमेशन ही होता है। मीन्स कि हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी डिजीज़ होता है तो उसका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन उस वायरस या उस बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, वो बेसिकली हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण वो इन्फ्लेमेशन होता है। जो जॉइंट हेल्थ और बोन हेल्थ का इशू है वो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड ही है, और ये हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण ये इन्फ्लेमेशंस होते हैं, और हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम ही हमारे एजिंग के लिए या हमारे बोन हेल्थ के लिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। अभी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने का एक सीधा सा तरीका है कि एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन आप लें, लेकिन वो आप कितने टाइम तक लोगे, वो लाइफ लॉन्ग तो लिया नहीं जा सकता, बहुत लंबे टाइम तक लिया नहीं जा सकता। कि बोन हेल्थ को इफ़ेक्ट कैसे कर रहा है, तो वो इस तरीके से कर रहा है कि जब कभी भी हमको किसी तरीके का चोट लगता है, और घुटनों में, पैरों में चोट लगना या फिर चलते चलते कहीं पे पैर का ट्विस्ट हो जाना, ये सब बहुत आम बातें होती है। तो लेग्स के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें ये वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है। सो ये जब वेयर एंड टेयर होता है तो बेसिकली होता कैसा है कि एजिंग के साथ भी जैसे कोई भी चीज़ पुराना होता जाता है तो उसकी वो पुराना है वो दिखता तो है ही है। और उसमें वो जो पुराने होने की क्वालिटीज़ है उसकी जो क्षमता है पहले के कंपैरिजन में कम होती जाती है, उसी तरीके से हम में होता है। तो ये होता क्या है कि जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेशन किसी भी चीज़ का हुआ, समझो कि हम नी की बात करते हैं, नी में कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ तो वो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद भी उसका इन्फ्लेमेशन का मार्क जो है वो रह जाता है। तो 20, 25, 30 सालों में, 40 सालों में हर एक इन्फ्लेमेशन का मार्क्स, नी की बात हम करते हैं तो नी में एक एक मार्क्स इकट्ठा होते रहता है, एक के ऊपर दूसरा मार्क, दूसरे के ऊपर तीसरा मार्क, तीसरे के ऊपर चौथा मार्क, इस तरीके से एक मार्क के ऊपर हज़ारों मार्क्स इन्फ्लेमेशन के लग जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेशन के मार्क्स की थिकनेस बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा जनरली कि जो एजेड लोग होते हैं, एजेड लोगों के जो घुटने होते हैं, अगर उनको आर्थराइटिस नहीं भी है, अगर उनको नी पेन का प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी उनके घुटने कंपेयर टू दूसरे लोगों के घुटनों के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं। मोटे होने के रीज़न ये होते हैं कि उसमें जो इन्फ्लेमेशन के मार्क्स इकट्ठे होते हैं वो धीमे धीमे थिक हो जाते हैं। उस थिकनेस के कारण जॉइंट की मूवमेंट में इश्यूज़ रहते हैं, वो बहुत स्मूथ जॉइंट वर्क नहीं कर पाता है। थिक होने के कारण मसल स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, स्मूथ मूवमेंट नहीं रह पाता है, और वहाँ से हमारी एजिंग, बोन एजिंग या जॉइंट एजिंग स्टार्ट होती है। जब आपके मूवमेंट ईजी नहीं होंगे तो नेचुरली है कि आप ज़्यादा ताकत लगाएंगे या ज़्यादा स्ट्रेस उस जगह पे होगा तो नेचुरली है कि वो पेन होगा, और उस पेन के कारण हम बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो ये तो एक मोटा मोटी रीज़न हुआ कि बोन हेल्थ के जो इश्यूज़ आते हैं या जॉइंट हेल्थ के जो इश्यूज़ आते हैं वो क्यों आते हैं, तो वो हमारे बॉडी के ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण ही ये इश्यूज़ होते हैं। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसके सॉल्यूशंस के लिए मैंने 4 पॉइंट्स रखे हैं। पहला, आप ब्रीदिंग के थ्रू उसको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हो, लेकिन ये चारों पॉइंट को मैं इसी चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं करूँगा। आने वाले अनदर चैप्टर्स में एक एक पॉइंट को लेकर के मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा कि आप ब्रीदिंग से कैसे अपने जॉइंट पेन और बोन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। फिर एक सेकंड जो पॉइंट है वो एक एप्सम सॉल्ट आता है। एप्सम सॉल्ट बात करने से, या एप्सम सॉल्ट को गर्म पानी में रख करके और उसमें नी को रखने से, उसकी सेक लेने से वो फ़ायदेमंद रहता है इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि नी का एक्सरसाइज, जॉइंट्स के एक्सरसाइज एंड उसका क्योर। कौन सी एक्सरसाइज करें कि जिससे जॉइंट फिर से पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो, स्मूथ हो, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क कर सके, एंड उसका क्योर किस तरीके से हम एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं। और चौथा जो है, कुछ आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ में एडवांस सप्लीमेंट्स बताऊंगा जो कि आपके जॉइंट पेन में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे।
सो ये चारों पॉइंट्स हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने इसमें आपको ये बताया कि इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, एंड इन्फ्लेमेशंस के जो ऑटोइम्यून सिस्टम के कारण ये इन्फ्लेमेशन होता है, उसके कारण ही ये हमारा जॉइंट हेल्थ का इशू जो है वो हमें फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में एंटी एजिंग के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, और उस टाइम में आपको अल्कलाइन ब्रीदिंग के बारे में, जिस ब्रीदिंग के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।